पॉलिटी लक्ष्मीकांत 6 एडिशन से हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 3rd चैप्टर है, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और एक ओवरलुक मिलेगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर्स हैं, उसका पूरा ओवरलुक मिलेगा और इतने सारे फैक्ट मिलेंगे और वो फैक्ट जो है खासकर पीसीएस एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक जो है चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे आज का चैप्टर। ये बोला जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी यूनिक है। और यूनिक किस वजह से होगा, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1-2 कंट्री से तो नहीं उठा के बनाया गया है, ये हमने पहले ही चैप्टर में देख लिया। लगभग 60 कंट्री के जो है ओवरलुक करके उनके उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जो इंडिया के लिए बेस्ट पार्ट था, जो इंडिया में सुटेबल होता, वहाँ से उस पार्ट को उठा के फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और ये हालांकि 1949 में अडॉप्ट तो किया गया था, लेकिन उस समय के टाइम पे जो अडॉप्ट किया गया था, तो अब भी काफ़ी जो है कि हर समय चेंज हो जाता है। तो कुछ सारी चीज़ें जो है न्यू आज के अकॉर्डिंग जो है बनानी होती हैं, लानी होती हैं। तो इसमें काफ़ी अमेंडमेंट करके चीज़ों को चेंज भी किया गया है। ठीक है, और इवन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1976 में हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हुए थे इसमें। ठीक है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाते हैं। और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चेंजेस हुए थे, हम इसको लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और फिर देखो, अमेंडमेंट तो कर सकते हैं। इनिशियली क्या हो जाता था कि अमेंडमेंट कर देते थे सीधे, ठीक है, लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती का केस निकल के आया। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। केशवानंद भारती का केस है 1979 में। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बोला कि जो आप आर्टिकल 368 के अंदर इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जो है चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर शुरू में कुछ बताया नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेटर जो है धीरे धीरे जैसे केसेस आते गए, तो हर केस का अपना जो है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता गया और काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर बन भी चुका है, जिसको हम MCQ में सॉल्व कर लेंगे। ओके, और उसके बाद आता है कि सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो माना जाता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कंपेयर करें, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है। ठीक है, और वही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन नहीं है, और फिर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्योंकि जैसे हमने देखा कि 60 अलग अलग कंट्रियों से बोरो किया गया है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंदी नहीं है, 4 ही महीने में सीधे बन के तैयार हो गया था। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में 2 साल 11 महीने 18 डेज इतने दिन लग गए थे, और बहुत ही लेंदीएस्ट जो है कि वर्ल्ड के पूरे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर इंडिया ओरिजिनली क्या था, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट में डिवाइड थे और टोटल 8 शेड्यूल थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में 2019 में जब ये आया, ठीक है, 2019 में 470 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट में डिवाइड हैं, और टोटल जो है 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये शेड्यूल कितने हैं अभी और इनिशियली कितने शेड्यूल थे, ठीक है, और कितने पार्ट में अभी डिवाइड है, इनिशियली कितने पार्ट में डिवाइड है, ये जो है कंपैरिजन पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रीज़न क्या है, देखो अब मेंस में तो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, मेंस में पूछेगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का इतना लेंथीएस्ट होने का रीज़न क्या है। तो लेंथीएस्ट होने का 4 मेजर फैक्टर हैं। एक मेजर फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर। देखो अभी नॉर्थ में जाओ कुछ और ही कल्चर देखने को मिलेगा, कुछ लोग और ही खाते पीते रहते हैं अलग तरीके से। साउथ में जाओ तो कुछ अलग ही कल्चर है उनका, अलग ही लैंग्वेज है उनका। नॉर्थ ईस्ट में जाओ अलग ही है, ठीक है, वेस्ट में जाओ अलग ही है इंडिया में। तो इस इतनी ज़्यादा जियोग्राफिकल फैक्टर, इतने ज़्यादा कल्चर्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से एक अगर रूल बना दिया जाए एक के लिए और उसे सब पे अप्लाई करो, वो फिट नहीं होता। तो एक मेजर फैक्टर क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर है। सेकेंड जो है वो हिस्टोरिकल फैक्टर है। हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब आया था, उससे मेजर मतलब मोर देन 50% पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही, उसका जो स्ट्रक्चरल पोर्शन है उसको यहीं से लिया गया है, और इसलिए इसका भी इन्फ्लुएंस है इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेंदी बनाने में। थर्ड जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो,
हाँ ठीक है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, हर किसी का एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए भी ये लेंथी है। फोर्थ है डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसमें सबसे ज़्यादा कौन थे? हमने देखा था कि लॉयर, पॉलिटिशियन यही थे। और सबसे ज़्यादा जब लॉयर होंगे, तो आज के टाइम पे देख लो, कोई भी मामला जो है लॉयर के हाथ में चला जाए, कोर्ट के हाथ में चला जाए, तो वो कब तक जो है चलता रहता है। तो इसी तरीके से एक जो लीगल लिमिनरीज के हाथ में जाने पे वो हर चीज़ को जो है वो एकदम एक जो है कि बड़े बड़े लिख कर रख दिए हैं। इसलिए जो है चारों जो फैक्टर हैं वो ये फैक्टर मतलब कि रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट बनाने में। ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज से देखें कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा कि एक कंट्री से नहीं लिया गया है, ये मतलब मोर देन 60 कंट्रियों से ये सीधे बोरो किया गया है, ठीक है, लिया गया है। तो इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने सीधे जो है उठा लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, इवन ये रैंचकेकिंग है, मतलब फ्रेम आफ्टर द रैंचकेकिंग टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख के समझ के फिर जाके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम बरोड हैं या कहीं से ऐसे लिए हुए हैं, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि मेजर पोर्शन कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। और फिलोसफिकल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिलोसफिकल पार्ट जो लिया गया है, और जो फंडामेंटल राइट, जैसे फिलोसफिकल पार्ट में क्या होंगे, फंडामेंटल राइट होगा, DPSP होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो किससे लिया गया है? ये अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। मतलब कि जो फिलोसफिकल पार्ट है, फिलोसफिकल पार्ट में क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट एंड DPSP, ठीक है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, और DPSP जो लिया गया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और बहुत सारे और भी कंट्रियों से कुछ कुछ पार्ट लिए गए हैं, लेकिन जो जिस तरीके से हमारी कैबिनेट सिस्टम है, ये आर्टिकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसके अंदर उस मतलब कि वहाँ से लिया गया हुआ है। और बहुत सारे पार्ट हैं जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR है ना, जो अभी रशिया में है और USSR टूट चुका है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, यहाँ से लिया गया है। तो ये वाला जो चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया हुआ है। उसके बाद ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी देखें। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, रिजिड है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। रिजिड क्यों है? क्योंकि अभी अमेंडमेंट करना होता है कुछ पार्ट, तो एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो है कि चाहिए होता है कि जो स्टेट है उनका 50% स्टेट का रेटिफिकेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, ब्लेंड मतलब फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, लेकिन वही फ्लेक्सिबल भी है कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो सीधे ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर कंपैरिजन करें इंडिया का अमेरिका से और ब्रिटेन से, तो इंडिया का क्या है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल भी है। वही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है। ब्रिटिश का क्या है कि फ्लेक्सिबल है, कुछ लिखा नहीं है और जैसे चाहे उधर ही मोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो गया। और इसके बाद देखें कि जो अमेंडमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो जो अमेंडमेंट होता है वो तो स्पेशल मेजोरिटी से होता है, एक जो है सीधे ऑर्डिनरी लॉ वगैरह निकाल के अमेंडमेंट कर देते हैं। जो स्पेशल जो प्रोविजंस होता है, स्पेशल वाले लोगों के उसमें मेजोरिटी होनी चाहिए। तो ये भी दो तरीके की होगी। एक जो होता है कि स्पेशल मेजोरिटी मतलब जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसका 2/3 होने चाहिए। दूसरा है कि 2/3 पार्लियामेंट में भी मेंबर होने चाहिए, प्लस स्टेट असेंबली के जो मेंबर हैं वहाँ के 50% जो है वो भी रेटिफिकेशन देंगे, फिर जाके जो है अमेंडमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी वाला है आर्टिकल 368 के तहत होता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी लॉ से सीधे निकलता है वो आर्टिकल 368 के तहत ये अमेंडमेंट नहीं होता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट होता है, ऑर्डिनरी लॉ से जो अमेंडमेंट होता है वो इसके अंदर में नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि उसके बाद जो अलग अलग पॉइंट हमने ये देख लिया कि आर्टिकल 368 के अंदर में जो है कि ऑर्डिनरी लॉ वाला जो अमेंडमेंट है इसके अंदर में नहीं आता। फिर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायसेस। फेडरल सिस्टम ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माना जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि फेडरल क्यों है और इसमें यूनिटरी बायसेस क्यों है। मतलब फेडरल तो है लेकिन कहीं कहीं यूनिटरी भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फेडरल कैसे हो गया, इसके लिए क्या क्या मतलब फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से बोला जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। पहला ये है कि 2 गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल में गवर्नमेंट है और हर स्टेट में अपना अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है डिवीजन ऑफ द पावर।
मतलब पावर्स का डिवीजन है, सेंटर का अपना अलग पावर है, स्टेट का अपना अलग पावर है, मतलब कंकरेंट लिस्ट बना दिया गया। कुछ ऐसे हैं कि दोनों जो है कि इस पे लॉ बना सकते हैं, ठीक है। फिर अलग है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन है, ऐसा नहीं है कि रिटन नहीं है, जिसका मन किया वो वही काम कर दिया। रिटन है, वेल रिटन है, किस पे सेंटर को काम करना है, किस पे स्टेट को काम करना है, किस पे पंचायत राज को काम करना है, ठीक है। तो अगर रिटन नहीं होता इंडिया जैसे कंट्री में, तो कभी भी किसी भी तरीके की यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद भी जिस तरीके से लोग इसका उल्लंघन करते हैं, अगर नहीं बना होता तो क्या होता, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट, जो हमने देखा लेजिस्लेटिव है, ठीक है, और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम इन दोनों सिस्टमों से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो है, और उसके बाद जो है बाई कैमरलिज्म, मतलब जो लोकसभा है ना और राज्यसभा जो दो तरीके की है, इवन स्टेट में भी दो तरीके की हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से बोला जाता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और सेकंड जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए बोला जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी है। क्या है कि यहाँ पे सेंटर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे देखो कि कोई रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना हुआ तो सेंटर कलेक्ट करेगी, मेजर पोर्शन सेंटर रखेगी, बाकी पोर्शन जो है किसको, स्टेट को दे देगी। और मेजर जो पावर है, जैसे रेलवे वगैरह से लेके हो जाए, जैसे डिफेंस वगैरह से लेके हो जाए, तो ये सारी पावर जो किसके अंदर में आ जाएगी, सेंटर के हाथ में आ जाएगी। सिटीजनशिप वगैरह से लेके करो तो काफ़ी जो है पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। सेंटर जो है स्ट्रांग है, ठीक है। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सेंटर पे भी चलेगा, वही स्टेट पे, वही हर जगह। लेकिन अमेरिका में देखे तो दो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, यूएसए का, ठीक है। दूसरे अगर उसके बहुत सारे जो स्टेट है, 50 स्टेट, जिस स्टेट में जिसको रहना है उसका भी अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ सुविधा नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और सिंगल सिटीजनशिप है, सॉरी, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे सिंपल ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा जिसको अमेंड किया जा सकता है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम देखने को मिलती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम मतलब कि सेंटर पे, मतलब कि देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है इंडिया में। हर स्टेट का अपना स्टेट कोर्ट होता है। फिर स्टेट कोर्ट के अंदर बहुत सारे कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, या ग्राम न्यायालय जैसे कोर्ट्स वगैरह देख लो। तो जिस तरीके से कोई अब किसी को थप्पड़ मार दिया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच नहीं सकता, अब उस पहले जाएगा अपने स्टेट पे, स्टेट से फिर अगर होगा तो जो नहीं वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपील करेगा सेंटर पे, सॉरी पहले जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो वो जाएगा फिर कहाँ पे, स्टेट में, फिर यहाँ से जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। डायरेक्ट जो है इसको सीढ़ियों की तरह चढ़ना होगा, पहले कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर स्टेट पे, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम जो है इसकी वजह से भी माना जाता है कि ये यूनिटरी बाइसेस हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, ठीक है। अब देखो, अब सेंटर तो है, स्टेट में जो अपनी सीएम चीफ मिनिस्टर बन के आ रहे हैं, इनको देखने के लिए, इस चीज़ को लोका जोखा के लिए यहाँ पे सीधे गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। और गवर्नर किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा भेजे जाते हैं अपॉइंट करके। और सेंटर जो क्या करता है कि यहाँ पे हर चीज़ में काम मतलब पैर लड़ाता है, जो भी सीएम करता है इसका सीधे रिपोर्ट कहाँ पे जाती है, सेंटर के पास। सपोज मान लो सेंटर पे अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, और सेंटर अपना गवर्नर यहाँ बैठा दी, तो ये जो अगर चाहे भी यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट कुछ करना तो हर चीज़ में टांग लड़ाएगा और सेंटर को बीच में लेके आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी, इसकी वजह से बोला जाता है कि यूनिटरी है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हमने देख लिया। ऑल इंडिया सर्विस इमरजेंसी, ऑल इंडिया सर्विस का देखो, ऑल इंडिया सर्विस किसके द्वारा कंडक्ट करा जाता है, सेंटर के द्वारा कंडक्ट करा जाता है। लेकिन फिर काम करने के लिए कहाँ भेजते हैं, काम करने के लिए सीधे स्टेट में भेज देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये एक पॉइंट है। दूसरा इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम पे क्या होगा, सेंटर इमरजेंसी प्रोविजन में क्या करे, प्रेसिडेंट रूल सीधे आएगा इमरजेंसी में, और उसके बाद सीधे अगर पूरा जो पावर है चीफ मिनिस्टर का, वो जो असेंबली का, वो ख़त्म हो जाएगा, और स्टेट का जो भी लॉ वगैरह बनाना है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। तो इस तरीके से भी कहाँ सेंटर तो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाता है ना, किसी भी जो बोल देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का सही से फॉलो नहीं हो रहा है स्टेट में और वहाँ पर, और ऐसा बहुत बार यूज़ भी हुआ है कि अपने पॉलिटिकल पावर के लिए लोगों ने इमरजेंसी भी लगाई हुई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो फैक्ट के फॉर्म में रखे जाते हैं एग्जाम में, कि किसकी वजह से माना जाता है कि यूनिटरी बाइसेस है, किसकी वजह से माना जाता है कि ये फेडरल सिस्टम है, इंडिया का जो सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद ये आता है फिर फेडरेशन टर्म्स जो है वो कहीं भी जो है कि
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, और आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि जो इंडिया है इज यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन ऑफ द स्टेट का इसका ये मतलब है कि सपोज जो है कि जैसे कि यूएसए का देख लो, यूएसए में 50 स्टेट हैं, सारी स्टेट क्या किए, आपस में एग्रीमेंट किए कि हम एक साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि एक साथ मिलकर रहने से इनको फ़ायदा है, ठीक है, इनका एग्रीमेंट है। अगर कोई स्टेट चाहे कि उनके साथ नहीं रहना तो वो निकल भी सकता है, लेकिन इंडिया के किसी भी स्टेट के हाथ में पावर नहीं है कि अगर वो चाहे कि अगर आज के नहीं यहाँ से निकल को उसको चाइना से मिलना, आज के यहाँ से निकल को उसको पाकिस्तान से मिलना या अकेले रहना है, तो ऐसा पावर जो है इंडिया के किसी भी स्टेट के हाथ में नहीं है। अगला है कि इसी वजह से जो जिस तरीके से यूनिटरी वाइसेस है, फेडरल सिस्टम है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। केसी वेयर ने बोला था कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ द क्वासी फेडरल, ठीक है, और ये यूपी पीसीएस में पूछा भी गया हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम्स में भी, बहुत सारे पीसीएस में भी इसको पूछा गया हुआ है, ठीक है। और दो और हैं जिन्होंने, जैसे कि मॉरिस जॉन्स ने बोला था ये बार्गेनिंग करके, मतलब बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, और उसके बाद फिर ग्रेनविल ने बोला था कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो ये जो 3 टर्म्स बोले गए थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पे तो केसी वेयर वाले पे सवाल पूछा जा चुका है, 2 पे अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन मे भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इंडिया और ब्रिटेन दोनों का क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ सीधे जो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वहाँ से लिया गया है ये सारे पार्ट को, स्ट्रक्चरल पार्ट को, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ही गवर्नमेंट होगा। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में, मतलब जो लॉ बनाते हैं, ठीक है, जो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूट करते हैं उस लॉ को, उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और जबकि जुडिशरी सिस्टम क्या है, इनसे इंडिपेंडेंट है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। जबकि वही प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है उसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको बोला जाता है, सीधे स्टेटमेंट देगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को बोला जाता है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कि कोई क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। इंडिया, द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार यूपीएससी में पूछा भी गया है, ठीक है। तो एक तो प्रेजेंस ऑफ द नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट पॉइंट, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ये क्या, नॉमिनल यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है, बस नाम के होते हैं, उनको बस सिग्नेचर करना होता है, सच सारे पावर जो है, जो रियल पावर होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, ठीक है। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एग्जांपल है, जिसकी वजह से बोला जाता है सेकंड है मेजॉरिटी पार्टी रूल, मतलब कि सपोज 10 लोग इलेक्शन लड़े हैं, 10 लोग में जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट गया है वही पार्टी जो है रूल करेगी, ठीक है। फिर आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जो लॉ को जो एग्जीक्यूट करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर जो लॉ को बनाते हैं उनके प्रति, ठीक है। तो ये, और फिर मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स होते हैं वही जो है क्या करते हैं, लेजिस्लेचर लॉ को बनाते हैं। फिर उसके बाद लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, देखो सेंटर में क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिनके अंडर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जो है वर्क करता है, और किसके, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सीधे जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको इन्फॉर्म करते हैं जो भी इनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। सेम जो होता है ऐसे स्टेट में भी होता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है हेड किया जाता है। तो जो पावर्स होती है, लीडरशिप होती है, वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। और डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर मतलब हाउस, जो लोकसभा है उसका डिजोल्यूशन हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन राज्यसभा का कभी डिजोल्यूशन नहीं होता, 1/3 मेंबर जो है 2 साल पे यहाँ से रिटायर होते हैं और नए चुन के आते हैं। तो कभी भी राज्यसभा का डिजोल्यूशन नहीं होता, याद रहे, हमेशा किसका डिजोल्यूशन होता है, लोकसभा का डिजोल्यूशन होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है कि देखो इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट सिस्टम है, भले ही ब्रिटिश से लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ यूनिक फीचर्स हैं। क्या यूनिक फीचर्स हैं, जैसे इंडिया में देखो जो रियल जो नॉमिनल हेड होते हैं वो भी इलेक्ट करके आते हैं, भले इलेक्ट करके जैसे आए डायरेक्ट इलेक्ट करके आए, ठीक है। लेकिन वहीं ब्रिटेन में देखें तो रिपब्लिक मोनार्ची होती है,
इंडिया का जो हेड नॉमिनल हेड होते हैं वो रिपब्लिक मतलब इलेक्ट करके आते हैं, जबकि ब्रिटिश में मोनार्ची सिस्टम होता है, हेरिडेटरी सिस्टम होता है, मतलब जो एक बार किंग थे उनकी बेटी या बेटा क्वीन होगा, किंग होंगे, और ये जो है कि एक तरीके से जो है नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। फिर नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। इंडिया के जो पार्लियामेंट है वो सोवरिन है, ठीक है। इवन उसका भी ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट जो है सोवरिन है, ठीक है। सोवरिन का ये मीनिंग हुआ कि जो ये बनाएंगे वो फुल एंड फाइनल होगा, किसी बाहर वाले का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, और अपनी कंट्री के लिए कोई भी लॉ बना सकते हैं, उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी होता है, सोवरिन तो ये है ही, लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी का क्या मतलब है कि ये लॉ तो बना देंगे कोई भी, लेकिन मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो क्या करेगी जुडिशरी जो होगी सुप्रीम कोर्ट इसको चेक करेगी, मतलब रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद उसको लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, उसको क्या करेगी, नल एंड वॉइड कर देगी, ठीक है। तो ये पावर जो है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, तो हमने देख लिया कि पार्लियामेंट कोई भी अगर लॉ बनाएगी तो इसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कर सकता है। फिर आता है हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। जैसे हमने देख लिया कि हमारे लेजिस्लेचर होते हैं जो लॉ को बनाते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद जुडिशरी होती है जो चेक एंड बैलेंस का काम करती है, ठीक है, रिव्यू करती है। तो ये दोनों तो मान लो एक दूसरे के कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन बेस पे काम करते हैं, लेकिन जुडिशरी सिस्टम क्या है, इंडिपेंडेंट है इनसे, मतलब गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि ऊपर सबसे कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हर स्टेट में कौन है, स्टेट का अपना हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के अंदर में क्या है, बहुत सारे कोर्ट्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, ग्राम न्यायालय वगैरह। तो ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले अपने लो लेवल पे जाएगा, यहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं अपील कर सकता है स्टेट वाले कोर्ट में, है ना, फिर स्टेट हाई कोर्ट से नहीं सेटिस्फेक्शन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो मतलब किस तरीके से एक दूसरे से ये इंटीग्रेटेड है, लेकिन इंडिपेंडेंट है किससे, पॉलिटिकल सिस्टम से, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीछे से पूछा गया है कि 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, इसको हम फंडामेंटल राइट्स चैप्टर के में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक ये बस पढ़ लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो है आर्टिकल 32 में है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर साल इससे एक सवाल पूछे जाते हैं। इसको हम फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद देखो फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है, किसी के फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है, वो सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और ठीक है ये है। और इसके बाद फिर क्या, फंडामेंटल राइट जो है कभी अब्सोल्यूट नहीं होता। अब्सोल्यूट मतलब कि इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होती है। मान लो कि आपको जीने का राइट है, जो भी राइट है, इसका ये नहीं मतलब कि बोलने का राइट है, तो बोलने का राइट ये नहीं कि आप सामने वाले को गाली दे के चले जाओ, तो इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और इवन द पार्लियामेंट इसको चेंज भी कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, इसको अमेंड करके इसको चेंज भी किया जा सकता है, और इवन ये सस्पेंड भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, है ना। और बस किसको नहीं चेंज किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं जो है जो सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। दो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को जो सस्पेंड नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी लगती है ये दो आर्टिकल जो है वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कैसे हम लेटर जो है फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो को डीपीएसपी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोले थे कि इट इज़ ए नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये नोवेल फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किसने बोला था नोवेल फीचर? BR अम्बेडकर ने बोले थे। उसके बाद इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है कैटेगरी में, जैसे सोशलिस्टिक, गांधीयन जो गांधीयन प्रिंसिपल पे था, और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, डीपीएसपी जो है हमने क्या देखा था कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, ये कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और इवन ये जस्टिसेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर डीपीएसपी का देखें तो डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो इसको मतलब कि ये जस्टिसेबल नहीं है। और ये है कि मतलब कि डीपीएसपी में जो है स्टेट के वेलफेयर की बात की हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में सवाल पूछा हुआ है इससे कि किस में फंडामेंटल राइट में, ड्यूटी में, या किस में डीपीएसपी में किस में स्टेट की वेलफेयर की बात हुई है। तो डीपीएसपी में स्टेट की वेलफेयर की बात हुई है। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि जैसे फंडामेंटल राइट डीपीएसपी जो है वो डायरेक्टिव प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को लॉ बनाने में। ठीक है, इससे ये एक तरीके की बोला जा सकता है कि गवर्नमेंट की जो है फंडामेंटल राइट है कि कैसे उसको गवर्नेंस करना है कंट्री का, कैसे उसकी ड्यूटी है कि इसको किसी भी लॉ बनाने के टाइम पे इसको अप्लाई करे। मतलब कि डीपीएसपी क्या है कि गवर्नमेंट जो है उसका फंडामेंटल राइट है कि किसी भी अगर लॉ को बनाए तो उसको अप्लाई करें। इट इज मतलब कि ड्यूटी है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इसके हिसाब से लॉ वगैरह बनते हैं, इसलिए इसका नाम जैसे डायरेक्ट करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी रखा गया हुआ है। ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या होता है कि जो केस आता है 1980 में मिनर्वा माइल्स केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जिस बेड रॉक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेड रॉक है वो किसके बैलेंस पे है, वो बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। मतलब फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी का जो बेड रॉक है, मतलब कि बेस है, इस पे जो टिका हुआ है पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कब बोला गया था? मिनर्वा माइल्स केस 1980 में इसको बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक सवाल पूछे कि क्या इनिशियली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था? तो इनिशियली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में लेके आया गया था। ड्यूरिंग उसमें क्या चल रहा था, उसमें इंदिरा गांधी का टाइम था और नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लेके आया गया था 1976 में, जबकि नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था उस टाइम पे। और बाद में जाके एक और जो है कि पार्ट इसमें ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में। ठीक है, तो पार्ट 4A में रखा गया। पार्ट 4A में हमने देखा पार्ट 4 में क्या था, डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट 4A में क्या रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज रखा गया हुआ है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज 11 ड्यूटीज है टोटल, जिसमें जो है कि ये है कि रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो सवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री का, है ना, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड मतलब भाईचारा निभाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी फंक्शन है, मतलब जिस तरीके से आपके राइट कुछ है कि आपका ये राइट है, उसी तरीके से आपकी कुछ ड्यूटी भी है। ठीक है, ये इनिशियली नहीं रखा गया था, बाद में इस ड्यूटी को रखा गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन से रखा गया था, सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ये सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन से फिर ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये रखा गया था। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूछा भी गया हुआ है सवाल। ठीक है, फिर आता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट जो है, सेक्युलर स्टेट इंडिया में देखो, अगर यूएसए वगैरह में देखें तो वहाँ का वेस्ट में सेक्युलर का ये मीनिंग होता है कि जो पॉलिटिक्स है उसको जो चर्च से दूर रखो। ठीक है, चर्च से पॉलिटिक्स को दूर रखो। लेकिन इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कोई भी मतलब कि ऐसा, मतलब कि हर जो रिलीजन है उसकी रेस्पेक्ट करना, इस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं। और सेक्युलर जो ऐड किया गया था प्रियम्बल में, ओरिजिनली नहीं था। मतलब ओरिजिनल शुरू में बोले कि ये पार्ट था सेक्युलर प्रियम्बल का, तो इनिशियली नहीं था। 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको रखा गया था। तो हमने देखा कि इतने सारी चीज़ें जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसमें डाली गई थी 1976 में, इसलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल में
लिखा गया है सोर्स सिटीजन का, लिबर्टी, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है बाद में आते रहेंगे। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं जिसको हम फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है इनिशियली जब ब्रिटिश थे तो वो हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती थी, है ना, एक लिमिट था, एक एज के लोग जो हैं और इस तरीके के लोग जाके वहाँ पे वोटिंग कर सकते थे। लेकिन बाद में जो है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया और जिसकी एज 21 थी और इसको मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, और जिसको फिर घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया कि जो 18 साल के लोग हैं वो भी वोट दे सकते हैं। और ये चेंज कब किया गया था? 1989 में 61st जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है एक अमेंडमेंट आया था 1988 में। इसके थ्रू जो है 1989 में चेंज करके 21 साल से एज घटा के 18 साल कर दिया गया। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछे गए हुए हैं, इवन यूपीएससी में भी पूछा गया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। हमने देख लिया कि यूएसए में किस तरीके से डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, चाहे स्टेट लेवल पे हो और चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। और इंडिपेंडेंट बॉडीज़, देखो कुछ बॉडीज़ को इंडिपेंडेंट भी रखी गई हुई इंडिया में, जो कि गवर्नमेंट अगर करप्ट हो जाए तो उसके साथ ये पोस्ट जो हैं गवर्नमेंट को, ताकि अपने ढंग से वो काम करते रहे, चलाते रहे, इसलिए इसको बनाई गई हैं कुछ इंडिपेंडेंट पोस्ट, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया को फ्री एंड इंडिपेंडेंट पोस्ट बनाया गया है ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। इलेक्शन ये किसका कराते हैं? पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, इनका ये इलेक्शन कराते हैं। और भाई पंचायत का इलेक्शन जो है इनके द्वारा नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया के द्वारा नहीं करा जा सकता, कराता इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट का जो होता है उसके द्वारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वगैरह की इलेक्शन कराए जाते हैं। फिर आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया जो गवर्नमेंट जो अकाउंट्स होते हैं उसको ऑडिट करता है, चेक करता है, इसलिए पब्लिक का जो बोला जाता है कि पर्स भी बोला जाता है, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसे आएगी? रेवेन्यू से ही आएगी, मतलब टैक्सेस वगैरह से ही आएंगी। अब जब पब्लिक का टैक्स है तो उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो है ऑडिटर जनरल कंट्रोल को रखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ठीक है। फिर आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। देखो इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं, कभी कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए कि इमरजेंसी लगानी पड़ जाए गवर्नमेंट को, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि किस लिए लगाया जाता है? ताकि सिक्योर कर सके, सेफ गार्ड कर सके सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है, और डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको बचाया जा सके। लेकिन कभी कभी जो है इसका मिसयूज़ भी किया जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस का। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है सपोज कोई एक्सटर्नल बगल का कोई कंट्री है जिसने एग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया, मान लो चाइना ने एग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया बाउंड्री वगैरह पे, तो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। या आर्म रेबेलियन कोई हो तो आर्टिकल किस में? 352 में, ठीक है। सेकेंड है स्टेट इमरजेंसी, मान लो कोई स्टेट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने में असफल हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि इमरजेंसी लगा देती है, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है और पावर सीधे किसके हाथ में आ जाती है? सेंटर के हाथ में आ जाती है। तो आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है तो किस तरीके से जो फाइनेंशियल को बचाया जा सके, और इस तरीके के टाइम पे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 360 में। तो देखो ये जो आर्टिकल है वो 4 के डिफरेंसेस पे है, मतलब ये आर्टिकल 352 में है, फिर ये आर्टिकल जो है 356 में है, ठीक है। तो 4 के डिफरेंसेस पे ये तीनों आर्टिकल है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी अदर कंट्री में 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। इनिशियली 2 टायर ही गवर्नमेंट था, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। बाद में इसको 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था, फिर करके एक लोकल गवर्नमेंट लेके आई गई। लोकल गवर्नमेंट जो आई वो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 से आई थी, पंचायत राज सिस्टम आया, जिससे एक नया पार्ट ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पे, पार्ट 9, और उसके बाद फिर पार्ट 9 ऐड हुआ, 1 सेकेंड, और शेड्यूल ऐड हुआ, एक 11 शेड्यूल ऐड हुआ, ठीक है। बाद में फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसी साल
कराया गया 1992 में। फिर एक नया पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 9A, और एक नया शेड्यूल इसमें ऐड किया गया, शेड्यूल 12। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, खासकर ईयर कब हुआ, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, है ना, डायरेक्ट इससे सवाल पूछता है। और कौन कौन से नए नए पार्ट ऐड किए गए थे, पार्ट शेड्यूल 11 और 12 ऐड किया गया था, पार्ट 9 और पार्ट 9A ऐड किया गया था, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी की देखिए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इनिशियली जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाया गया, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाली चीज़ें। पहला है कि इट मेड द राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई फॉर्म कर सकता है और ये फंडामेंटल राइट है, किसके अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर। सेकेंड है इट इंक्लूडेड ए न्यू DPSP, है ना, और एक नया DPSP ऐड किया फॉर प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B में इसको रखा गया है। थर्ड है इट एडेड ए न्यू पार्ट, है ना, 11th B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इंटिल्ड एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243ZH एंड 243ZT, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था बेसिकली इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कब आया, 2011 में आया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कोई भी चीज़ कितनी भी सही हो उसका क्रिटिसिज्म होता ही होता है, ठीक है। और ऐसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्रिटिसिज्म बहुत सारा है। पहला कि इट बरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा कि बहुत सारे कंट्री से इसको लिया गया है, पहला क्रिटिसिज्म ये है। सेकेंड है एक कार्बन कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बोला जाता है 1935 का टोटल कार्बन कॉपी है। थर्ड जो क्रिटिसिज्म है वो है कि अन इंडियन और एंटी इंडियन, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से स्पिरिट थी जब देश को आज़ाद कराना था, लोगों के प्रति जो स्पिरिट थी उससे हट के कहीं जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बाद फिर आता है अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था एक तो गांधी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे गांधी जी, ठीक है। और दूसरे जो है कि कुछ बाद में जाके DPSP में जो गांधीयन प्रिंसिपल है और बाद में जो चाहते थे कि पंचायत राज और म्यूनसिपॉलिटी बने, तो इनिशियली नहीं था, तो इसलिए इसको अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था, लेकिन बाद में इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। फिर आता है कि एलिफेंटाइन साइज, देखो जिस तरीके से एलिफेंट की साइज होती है ना इतनी बड़ी, तो इसलिए इसका ये टर्म यूज़ किया गया हुआ है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट होने की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया पैराडिस ऑफ द लॉयर, क्योंकि वहाँ पे देखो लॉयर ही उस समय ज़्यादा थे, लॉयर ही, पॉलिटिशियन वगैरह ये सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, तो इन्हीं की मेजॉरिटी थी।